अनार का एक एक दाना अलग करते हुए रमाकांत के चेहरे पर ऐसे भाव आ रहे थे मानो वो अनार का रस नहीं बल्कि संजीवनी बूटी का अर्क निकाल रहे हो, जिसे पीते ही उनकी पत्नी एकदम भली चंगी हो जाएगी और बिस्तर से उठ बैठेगी। काम करते करते बीच बीच में पत्नी का मुंह ऐसे निहारते रहते जैसे आधी बीमारी तो वो उन्हें देख देख कर ही ठीक कर देंगे। रमाकांत की पत्नी तुलसी पिछले 7 महीनों से बिस्तर पर है। उन्हें लकवा मार गया था। कभी ना थकने वाली तुलसी पिछले 7 महीने से आराम से बिस्तर पर पड़ी है। हमेशा भजन कीर्तन करने वाली आज निशब्द है। अब उसके सुरीले गले से मधुर गीत नहीं निकलते, लेकिन रमाकांत ने अपनी पत्नी के सभी मनोभावों को पढ़ने में महारत हासिल कर ली है। रमाकांत भोर में उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर स्नान ध्यान करके पत्नी की सेवा में जुट जाते हैं। मुंह धुलने से लेकर कपड़े बदलने तक का सारा काम खुद करते हैं। धीरे धीरे बालों को सुलझाते हुए कंघा करते हैं, जैसे तुलसी बच्चों के बाल बनाया करती थी। सिर में हल्का तेल लगाकर उल्टी सीधी चोटी बना दिया करते, जो तुलसी को बिल्कुल भी पसंद न आती थी। तुलसी की आंखों के भाव स्पष्टता से इस बात को उजागर करते, पर रमाकांत मुस्कुराकर पत्नी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर दिया करते, जैसे छोटे बच्चों को फुसलाया जाता है। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाते तो तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते। पति से मिलने वाले प्यार और अपनी लाचारी दोनों पर। पति का प्रेम ऐसी लाचारी में मिले, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था तुलसी ने। उसका जी करता कि तुरंत उठकर बैठ जाऊं। तुलसी की झटपटाहट स्पष्ट हो जाती थी उसके अधूरे अनकहे शब्दों से। आ एक नाकाम कोशिश कुछ कहने की, कुछ बोलने की, और फिर थोड़ी देर में थक कर शांत हो जाती। बस आंखों से आंसुओं की झड़ी बहना शुरू हो जाती। तुलसी की ये बेबसी देख रमाकांत भी अपने आंसुओं को रोक ना पाते और किसी बहाने से बाहर जाकर अपना जी हल्का कर लेते। रोकर मन हल्का हो जाने पर रमाकांत को तुलसी के नाश्ते का ध्यान आया। रसोई में जाकर जूस को हल्का गुनगुना करके कमरे में ले आए। चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके जूस पिलाने लगे तुलसी को। उन्हें ध्यान आ रहा था तुलसी बच्चों को खिलाने पिलाने के चक्कर में कैसे पीछे पीछे भागा करती थी, लेकिन उसने कभी मदद नहीं की। समय ही नहीं था उसके पास, या यूं कहें कि इन बातों का कोई महत्व ही नहीं था। उसे तो बस अपने ऑफिस के काम के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं था। इन छोटे छोटे खुशी भरे ममता से परिपूर्ण पलों को कभी जी ना सका वो। ऐसा कितनी ही बार हुआ था कि बच्चों के कारण सुबह के नाश्ते में जरा सी भी देर होने पर वो गुस्से में बिना खाए ही ड्यूटी पर चला जाता और छोड़ जाता अपने पीछे तुलसी के लिए एक टीस, एक चुभन, एक पीड़ा। एक बार तो हद पार कर दी रमाकांत ने। रात के खाने का समय हो गया था। बच्चे बिना खाए ही सोने लगे। तुलसी पहले बच्चों को खाना खिलाने लगी, जिसमें थोड़ी देर लग गई। बस फिर क्या था, तुलसी पर तो आफत ही आ गई उस दिन। जैसे ही थाली परोस कर रमाकांत के लिए मेज पर रखा ही था कि एक हाथ हवा में लहराया और छन से थाली जमीन पर। थाली की झंझनाहट से रमाकांत की तंद्रा भंग हुई और वो अतीत के गलियारों से होते हुए सीधा वर्तमान में लौट आया। देखा चम्मच उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा है और तुलसी उनका मुंह ताक रही थी, शायद ये जानने के लिए कि क्या हुआ, कहाँ खो गए थे। मेड के आने का समय हो गया। घर की साफ सफाई, चौका बर्तन, कपड़ों की धुलाई, पौधों की सिंचाई, ये सब काम मेड ही करती थी, पर खाना रमाकांत खुद ही बनाते थे। बनाना ही कितना होता था, केवल अपने लिए, वो भी दिन भर में एक बार। बाकी समय फल और सलाद पर गुजारते थे। घंटी बजने की आवाज आई। लगता है राधा आ गई। राधा मतलब मेड। घर में घुसते ही राधा ने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया। सब काम निपटाने के बाद राधा कमरे में आकर खड़ी हो गई और तुलसी को टुकुर टुकुर ताकने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि कितनी नसीब वाली है मैम साहब कितनी सेवा करे हैं इनकी। नहलाना धुलाना, कंघी चोटी, खिलाना पिलाना सब कुछ कर रहे हैं। कितना प्यार करते हैं मालकिन को। और एक हमारा मर्द है, हमारी कमाई छीन लेवे है, और प्यार तो दूर की बात, लात घुसा मारे सो अलग। सोचकर उदास हो गई राधा। अरे कहाँ खो गई राधा? रमाकांत की आवाज पर राधा हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। और ये सोचते हुए राधा वहां से चली गई कि अपना अपना नसीब है
और मेरी तो किस्मत ही फूटी है। राधा के जाने के बाद रमाकांत दरवाजा बंद करने के लिए बाहर गए तो नजर गमले में लगे पौधे पर पड़ी और कुछ देर वहीं खड़े रहे और पौधों को निहारते रहे। फिर जेब से फोन निकाला और 2-4 फोटो खींचकर अंदर आ गए। तुलसी को बागवानी का बहुत शौक था, सारे पौधे उसी के लगाए हुए थे। अब वो बिस्तर पर पड़ी है तो पौधों को देख नहीं पाती, इसलिए प्रतिदिन रमाकांत पौधों की फोटो खींचकर तुलसी को दिखाते हैं और जिस कमरे में तुलसी थी उसकी खिड़की के सामने ढेर सारे गमले रख दिए थे ताकि भले ही ना देख पाए उन्हें, पर आसपास पौधों के होने का एहसास तो होता रहेगा। रमाकांत ने पौधों की फोटो तुलसी को दिखाई। वो फोटो को ऐसे देख रही थी मानो कुशल क्षम पूछ रही हो। एक बार फोटो को देखती, अगले ही पल अपने पति को देखती, जैसे धन्यवाद कहना चाह रही हो पौधों की देखभाल करने के लिए। तुलसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। तुलसी की फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट प्रतिदिन आता था इसी समय, आज अभी तक आया नहीं। रमाकांत उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो फिजियोथेरेपिस्ट ही था। आज देर कर दी आने में। दरवाजा खोलते ही पूछा रमाकांत ने, सर आज से इसी कॉलोनी में एक जगह और जाना शुरू किया है, अब इसी समय आया करूँगा। वो बोला, अरे भाई ऐसा मत करना वरना हमारी श्रीमती जी का खाना बहुत लेट हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मदद से ही मैं उनको खाने के लिए बिठा पाता हूँ, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है ये। रमाकांत ने अपनी परेशानी उजागर की। ठीक है सर, मैं पहले यहीं आया करूँगा, ऐसा कहकर उसने आश्वस्त किया रमाकांत को। एक्सरसाइज करने के बाद उसकी मदद से रमाकांत ने तुलसी के सिर को बेड पर कई तकियों के सहारे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जिससे कुछ खिलाया जा सके। फिर कटोरी में मूंग की खिचड़ी ले आए। कटोरी देखते ही तुलसी का मुंह अजीब सा बन जाता था क्योंकि खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तुलसी को। तुलसी का बना हुआ मुंह देखकर रमाकांत दुलार से बोलते, अभी यही मिल सकता है तुम्हें, खाना तो पड़ेगा, नहीं खाओगी तो ठीक कैसे हो पाओगी, और अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये कहते कहते चम्मच से खिचड़ी तुलसी के मुंह में डाल देते और तुलसी चुपचाप ऐसे पूरी कटोरी खत्म कर देती जैसे वो जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती हो और जीना चाहती हो अपने जीवन साथी के साथ। रमाकांत भी वही खिचड़ी खाते वहीं बैठकर और बोलते, देख मैं भी यही खा रहा हूँ, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। और फिर तुलसी के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसी रेखाएं उभर कर आ जाती। खाना खाने के बाद रमाकांत तुलसी के बगल में लेट जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। शाम को अदरक तुलसी वाली चाय बनाई, 1 कप अपने लिए और कटोरी में थोड़ी सी चाय तुलसी के लिए लेकर कमरे में आ गए। चम्मच से घूंट घूंट करके मुश्किल से 2 चम्मच पी तुलसी ने। फिर रमाकांत ने हनुमान चालीसा उठाई और बैठकर पूरे भाव से पढ़ने लगे। ऐसा वो प्रतिदिन करते थे क्योंकि वो जानते थे कि तुलसी को इससे बड़ा संतोष मिलता है। जब वो स्वस्थ थी तो बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करती थी। रमाकांत चालीसा पढ़ते पढ़ते बीच बीच में तुलसी पर भी नजर डाल लेते थे। तुलसी आंखें बंद करके आनंद से सुनती रहती और बीच बीच में सिर को थोड़ा झुका लेती थी मानो ईश्वर को नमन कर रही हो। कभी कभी रमाकांत तुलसी की डायरी उठा लिया करते और कोई भजन गाने की कोशिश करते, पर बहुत ही बेसुरा गाते थे। इस बात पर तुलसी बहुत ही खराब सी प्रतिक्रिया देती, जैसे उसकी भजन की रेड पीटी जा रही हो, और रमाकांत हंसने लगते। लेकिन हनुमान चालीसा बहुत ही भाव से गाते थे रमाकांत। आज भी रमाकांत ने डायरी उठाई और एक भजन गाने की कोशिश करने लगे। ये तुलसी का पसंदीदा भजन है। तुलसी अक्सर यही भजन गुनगुनाया करती थी। काजल मूवी का भजन, तेरा मन दर्पण कहलाए। हाँ, यही भजन तो गुनगुना रही थी उस दिन वो, और अचानक रमाकांत के बुलाने पर दौड़कर गई थी डायरी मेज पर छोड़कर। और रमाकांत जब अपना ऑफिस का काम करने बैठे तो डायरी पर नजर पड़ते ही चिल्ला पड़े, 1000 बार कहा है तुमसे अपना कोई भी कबाड़ मेरी मेज पर मत रखा करो, समझ नहीं आता क्या। ये कहते हुए डायरी उठाकर फेंक दी रमाकांत ने। डायरी के कुछ पन्ने निकलकर इधर उधर बिखर गए। केवल पन्ने ही नहीं बिखरे थे, बिखरा था तुलसी का आत्म सम्मान। छिन भिन हो गए थे इस घर पर, रमाकांत पर उसके अपने अधिकार। अपने छलनी हुए अस्तित्व के टुकड़ों को पन्नों के रूप में
एक एक करके उठाती जाती और आंखों से बहते आंसुओं को चुपचाप पल्लू से पहुंचती जाती। अचानक घंटी बजने से रमाकांत की तंद्रा भंग होती है। शायद बाहर दूध वाला आया है, ये सोचकर वो बाहर जाते हैं। दरवाजा खोला तो अपने बेटे अभेद को परिवार सहित आया देख आश्चर्यचकित हो गए और हर्षित होते बोले, अरे बेटा, तुमने तो सरप्राइज दे दिया, पहले से कोई खबर नहीं दी। यही मुस्कान तो देखना चाहता था मैं आपके चेहरे पर, इसलिए तो खबर नहीं दी। जब से माँ बीमार पड़ी है आप तो हंसना ही भूल गए। अभेद ने रमाकांत के चरण स्पर्श करते हुए कहा, ये भी तो मेरे ही कर्मों का फल है बेटा, जो मुझे ही भुगतना है। हंसने का हक मैंने कब का खो दिया है, अब बस अपनी सजा भुगत लूं जीवन रहते, यही बहुत होगा मेरे लिए। अभेद को गले लगाते हुए भाव विवल हो उठे रमाकांत। ऐसा क्यों कहते हैं पापा जी, होने को कौन टाल सकता है, आप हमेशा इसके लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहराते हैं। अभेद ने अपने पिता का मन हल्का करने का प्रयास किया। रमाकांत कुछ और ना कह सके और आगे बढ़कर अपने पोता पोती को प्यार से गोद में उठा लिया। समीता बहू ने रमाकांत के चरण स्पर्श किए। सभी घर के अंदर आ गए। तुलसी के कमरे में जैसे ही सब दाखिल हुए, तुलसी के चेहरे के भाव बदल गए। चेहरे पर खुशी की लहर दिखने लगी और आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह चली। माँ के चरण स्पर्श करके माँ के पास जा बैठा अभेद हाथ में माँ का हाथ लेकर बोला, कैसी हो माँ। बोलने का असफल प्रयास करते हुए तुलसी के मुंह से कुछ स्वर प्रफुटित हुए, आ और अश्रुधारा पुण्य बह चली। नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते। माँ के आंसुओं को पोंछते हुए अभेद बोला, हम सब है ना तुम्हारे पास, और पापा जी कितनी देखभाल करते हैं तुम्हारी, कितना प्यार करते हैं, फिर क्यों रो रही हो। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाओ, कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। अभेद ने बात को बढ़ाते हुए और माँ का ध्यान बटाने की कोशिश की। समीता ने तुलसी के चरण स्पर्श किए और सिरहाने आकर बैठ गई। बच्चों को देख तुलसी का मन विचलित हो उठा। उन्हें प्यार करने को बड़ी ही बेबसी से उन्हें देखती रही। बच्चों ने भी अपनी दादी माँ के चरण स्पर्श किए और पास जाकर तुलसी के गाल पर प्यार किया। चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। रमाकांत बोले, पापा जी आप माँ के पास बैठिए, किचन का काम मैं देख लूंगी। समीता उठते हुए बोली, अरे बहू तुम पहले फ्रेश हो लो, फिर हम साथ में रसोई संभालेंगे। रमाकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा जी। समीता ने हामी भरी और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर समीता सीधे किचन में पहुंच गई। एक और चाय चढ़ा दी, दूसरी ओर झटपट हलवा बनाने लगी। रमाकांत जैसे ही किचन में आए उसने पूछा, पापा जी माँ के लिए क्या बनाऊं? तुलसी की चाय तो हो गई है, उसके लिए तो अब खिचड़ी ही बनेगी। रमाकांत ने बहू से कहा, ठीक है मैं बना देती हूँ। समीता ने रमाकांत की ओर देखकर कहा, पर बहू नमक बिल्कुल कम रखना, वरना एक चम्मच भी नहीं खाएगी तुम्हारी सास। रमाकांत हंसते हुए बोले, जी पापा जी ध्यान रखूंगी। समीता मुस्कुराते हुए बोली। थोड़ी ही देर में हलवा, चाय, बिस्किट, नमकीन इत्यादि लेकर समीता कमरे में हाजिर हो गई। अभेद भी बच्चों के कपड़े चेंज कर चुका था। सभी ने तुलसी के पास बैठकर ही चाय नाश्ता किया। फिर समीता जाकर किचन में खिचड़ी ले आई और बोली, पापा जी मैं अपने हाथ से खिला दूं माँ को। नहीं बेटा मैं खिला देता हूँ, तुम आज देखो, कल से तुम खिलाना। ये कहते हुए रमाकांत ने खिचड़ी की कटोरी अपने हाथ में ले ली और तुलसी को खिलाने लगे। खिचड़ी का पहला कोर मुंह में डालते ही एक अजीब सी चमक दिखी तुलसी के चेहरे पर। शायद उसे बहू के हाथ की खिचड़ी ज्यादा पसंद आई। जल्दी से कोर निगलकर स्वयं मुंह खोल देती अगले कोर के लिए। रमाकांत इस बात पर मुस्कुरा पड़े और बोले, बहू देखो ना तुम्हारी सास के कितने नखरे हैं, जब मैं बनाता हूँ तो कितने बेमन से खाती है, और आज देखो कितने चाव से फटाफट खाई जा रही है। रमाकांत की इस बात पर सभी हंस पड़े। तुलसी को खाना खिलाने के बाद बाकी सबने भी भोजन किया और सोने की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह रमाकांत तुलसी के दैनिक कार्यक्रम में लग गए थे। समीता ने देखा वो तुलसी का मुंह पोंछकर क्रीम लगाने जा रहे थे तो वो अनायास ही बोल पड़ी, पापा जी मैं मदद करूं? नहीं बहू, मेरा ही किया धरा है,
मैं ही निपटाऊंगा, तुम बच्चों पर ध्यान दो, नाश्ते का इंतजार कर रहे होंगे। रमाकांत ने स्पष्ट मना कर दिया। समीता जानती थी कि वो हर बार की तरह इस बार भी मदद नहीं लेंगी। वो रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। उसे इस बात की खुशी थी कि सासू माँ को उसके हाथ का बना खाना पसंद आ रहा है। वो मन ही मन सोचने लगी, आज क्या बनाऊं माँ के लिए, उनकी पसंद का। समीता ने रमाकांत से पूछा, पापा जी माँ के लिए क्या बनाऊं? सब कुछ तो वो खा नहीं सकती बहू, कुछ ही चीजें वो खा सकती है। हाँ, कुछ ऐसा बनाओ जो थोड़ा गीला और पतला हो, जो आसानी से तुलसी निगल सके। रमाकांत बोले, जी पापा जी, तो मैं खीर बना लूं? समीता ने उत्साहित हो पूछा। हाँ बना सकती हो, पर उसमें मेवे काट कर नहीं, पीस कर डालना, नहीं तो गले में फंस जाएगा। रमाकांत ने अपनी चिंता जताई। जी बिल्कुल ध्यान रखूंगी। समीता मन ही मन सोच रही थी, कितने बदल गए पापा जी, समय ने उन्हें कितना सब कुछ सिखा दिया है। आज तुलसी को खुद उसकी बहू ने अपने हाथों से खीर खिलाया। इतने प्यार से खिला रही थी जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। बीच बीच में रुमाल से मुंह भी पोंछ रही थी। तुलसी के चेहरे पर प्रसन्नता तो झलक ही रही थी, साथ ही आंखों से आंसू भी झर रहे थे। रमाकांत और अभेद दूर खड़े होकर ये सुंदर दृश्य अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर रहे थे। दोनों अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे कि समीता उनके परिवार का, उनके जीवन का हिस्सा है। रमाकांत प्रतिदिन की भांति तुलसी की सेवा में लगे थे। बहू के आने से काफी आराम हो गया था उन्हें। रसोई का पूरा काम बहू ने संभाल रखा था। थोड़ी देर वो बाहर पार्क में भी टहलकर आ जाते थे। हालांकि ये ज्यादा दिन के लिए नहीं था, पर जब तक भी मिल सके ये समय वही बहुत है। तुलसी के कारण रमाकांत घर में बंद कर रह गए थे। घर वापस आने पर देखा समीता तुलसी के पास बैठी है और सुंदरकांड की चौपाई पढ़ रही है, और तुलसी अपनी आंखें बंद किए हुए आनंद ले रही है। जब समीता ने सुंदरकांड बंद करके रख दी, तब रमाकांत तुलसी की डायरी का एक पन्ना खोलकर समीता को देते हुए बोले, बहू जरा ये भजन गाकर सुनाओ तो, मुझे इसकी धुन बिल्कुल नहीं पता। ये तुम्हारी सास का सबसे प्रिय भजन है। मैंने बहुत बार इसे गाने की कोशिश की, पर सुर ही नहीं लगते, बेसुरा हो जाता है और तुलसी को जरा भी पसंद नहीं आता। ये कहते हुए रमाकांत हंसने लगते हैं। समीता ने रमाकांत से डायरी ले ली और गाना शुरू किया। समीता की आवाज में इतनी मिठास थी कि दूसरे कमरे में अभेद लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। आवाज सुनते ही वो काम छोड़कर आ गया। सभी मंत्र मुग्ध से भजन सुन रहे थे। तुलसी भी आंखें खोलकर भजन सुन रही थी और बहू को देख देख कर निहाल हो रही थी। भजन समाप्त होने पर रमाकांत ने बहू को खूब आशीर्वाद दिया और अभेद से बोले, बेटा बहू तो बिल्कुल तुम्हारी माँ की परछाई है। जी पापा, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सिम्मी गाती भी है। अभेद अभी तक हैरानी से देख रहा था समीता को। ये सुनते ही रमाकांत तुरंत बोल पड़े, बिल्कुल मुझ पर गया है तू, समय रहते सुधार कर ले बेटा, कहीं मेरी तरह तुझे भी पछताना ना पड़े। अपने पिता की इस बात पर अभेद ने निगाहें नीची कर ली। अगले दिन दोपहर के वक्त बच्चे दोनों खेल रहे थे। तुलसी भी बच्चों को खेलते हुए देख खुश हो रही थी। खेलते खेलते जब बच्चे थक गए तो आकर तुलसी के पास बैठ गए। हर्ष ने अपनी दादी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, दादी आप हर समय लेटे रहते हो, हमारे साथ खेलते नहीं। बोर हो गया हूँ आसी के साथ खेल खेल कर। आप पहले की तरह कहानी भी नहीं सुनाती, बोलो ना, चुप क्यों हो आप? तुलसी ने बोलने का प्रयास किया पर असफल रही। आंखों से फिर वही बेबसी झरने लगी। तभी अभेद वहां आ गया और बच्चों से बोला, ये क्या कर रहे हो? दादी को क्यों परेशान कर रहे हो? बताया था ना दादी की तबीयत ठीक नहीं, बिना डांट खाए बात समझ नहीं आती क्या? अभेद की तेज आवाज सुन रमाकांत भी दौड़े चले आए। बच्चों को सहमा हुआ देख अभेद पर नाराजगी जताते हुए बोले, बच्चों पर इस तरह गुस्सा करते हैं भला? बड़े बड़ों से भूल होती रहती है, ये तो अभी बहुत छोटे हैं, प्यार से समझेंगे ये, डांट डपट से नहीं। बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, आज से रोज मैं कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। बच्चे खुश हो रमाकांत के साथ दूसरे कमरे में चले गए। रमाकांत दूसरे कमरे में आकर बच्चों को अपने अगल बगल लेटाकर
कहानी सुनाने लगे। रमाकांत बोले, बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एकदम सच्ची वाली कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक देश में एक सुंदर सी राजकुमारी थी। राजा रानी उसे बहुत प्यार करते थे, अपनी पलकों पर बैठाकर रखते थे। राजकुमारी बहुत ही हंसमुख थी, हर समय चहकती रहती थी। उसे फूलों से बहुत प्यार था। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी और वो बहुत सुरीला गाती थी। जब वो बड़ी हुई तो एक राजकुमार के साथ उसका विवाह हो गया। राजकुमारी बहुत ही खुश थी अपनी ससुराल आकर। राजकुमारी बड़ी ही खुशी से और कुशलतापूर्वक पूरे महल का कामकाज अपनी देख रेख में करवाती, परिवार का ध्यान रखती और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमारी से उसकी खुशियाँ दूर होने लगी। वो उदास और चुप चुप रहने लगी। बीच में ही बच्चे बोल पड़े, ऐसा क्यों दादाजी? क्या उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना था? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं था, रमाकांत बोले। तो फिर क्या था दादाजी? दोनों बच्चे व्याकुल हो रहे थे जानने के लिए। रमाकांत आगे बोले, राजकुमारी इसलिए उदास थी क्योंकि राजकुमार के पास उसके लिए समय नहीं था। वो हर समय अपने राज कार्यों में व्यस्त रहता था। कभी युद्ध की तैयारी में व्यस्त रहता, कभी प्रजा की समस्याओं में उलझा रहता। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उसके पास समय ही नहीं था। फिर क्या हुआ दादाजी? बच्चों ने उत्सुकतावश पूछा। फिर एक दिन राजकुमारी हमेशा के लिए चुप हो गई। कोई कितनी कोशिश भी कर ले, वो किसी से भी बात नहीं करती थी। रमाकांत ने पल भर को रुककर एक लंबी सांस भरी। तभी हर्ष बोल पड़ा, क्या दादी जी की तरह वो भी तो बात नहीं करती है? रमाकांत थोड़ी देर सुनने में ही ताकते रहे। बच्चों ने उन्हें हिलाकर पूछा, दादाजी सो गए क्या आप? हाँ बच्चों, बिल्कुल तुम्हारी दादी जी की तरह, कहकर रमाकांत अपनी आंखों की कोर में आई नमी को अपने हाथों से सोखने लगे। दादाजी आप रो रहे हैं? आसी ने बड़े ही भोलेपन से पूछा। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा। चलो, अब तुम्हारी दादी की दवा का समय हो गया है। अब तुम लोग भी थोड़ी देर पार्क में जाकर खेल आओ, रमाकांत ने बात बदलते हुए कहा। पर दादाजी, राजकुमारी का क्या हुआ? आपने कहानी पूरी नहीं की, हर्ष ने ध्यान दिलाया। बेटा, राजकुमारी अभी भी चुप है। तुम दोनों रोज ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो फिर से बोलने लगे और बिल्कुल पहले जैसी हो जाए, और जब वो बोलने लगेगी तभी मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। ओके दादाजी, हम राजकुमारी के लिए रोज प्रार्थना करेंगे। अब हम खेलने जा रहे हैं। ये कहते हुए बच्चे बाहर चले गए। शाम को चाय के समय बच्चे, बहू, रमाकांत सभी लोग तुलसी के पास ही थे, सिवाय एक अभेद के। वो अपने लैपटॉप पर काम में ही लगा पड़ा था। रमाकांत उठकर उसके पास गए और बोले, ये क्या लगा रखा है? कुछ वक्त हमारे संग भी बैठ, हर समय काम में लगा रहता है। क्या करूं पापा, काम बहुत ज्यादा है, निपटाना तो पड़ेगा ही, अभेद ने जवाब दिया। बेटा, काम तो जीवन भर रहेगा, आज नहीं तो कल निपट ही जाएगा। पर ये समय जो तू काम में लगा रहा है ना, ये हमारे हिस्से का समय है, परिवार के साथ बिताने का समय है। ये एक बार जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, फिर पछताने से भी कुछ हाथ नहीं आने वाला। मैं देख रहा हूँ तो पहले से बहुत बदल गया है, रमाकांत ने समझाया अभेद को। पहले से तो आप भी बहुत बदल गए पापा, अभेद ने शिकायती लहजे में कहा। हाँ, बदल तो गया हूँ। पहले मैं वैसा था जैसा अब तू होता जा रहा है। तो यहीं रोक ले खुद को, इस घर के लिए यही बेहतर होगा, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। इस घर में एक ही रमाकांत काफी था, अब एक और रमाकांत नहीं चाहिए इस घर को। ये बोलते हुए नाराजगी और पछतावे के मिश्रित भाव थे रमाकांत के स्वरों में। अभेद चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। रात को सभी सोने चले गए। रमाकांत के इतना समझाने के बावजूद अभेद अभी भी अपने कामों में जुटा हुआ था। रमाकांत मन ही मन बेटे की इस लापरवाही पर कुढ़ रहे थे। ये कुड़न अपने बेटे पर कम, शायद खुद पर ज्यादा थी, क्योंकि अभेद में जो भी लक्षण दिखाई दे रहे थे, जाने अनजाने ये इनके खुद के ही दिए हुए हैं। बचपन से यही तो देखता आ रहा है वो, यही संस्कार तो ग्रहण किए हैं उसने। अपने दिन याद आ रहे थे रमाकांत को। अपने काम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को समय नहीं दे पाते, घर में होते हुए भी नहीं के बराबर। दिन भर की थकी हुई तुलसी शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थकी हुई, पति से प्यार के 2 शब्दों की आशा लिए
प्यार भरा एक स्पर्श जो उसकी थकान पर मरहम था। अपनी थोड़ी सी परवाह की उम्मीद लिए पति के दिल के किसी कोने में अपने लिए एक जगह तलाशती। देर रात तक प्रतीक्षारत रहती और धीरे धीरे थकान से लिपटा तन और उपेक्षा से आहत मन कब नींद की आगोश में समा जाता उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जब आंख खुलती तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव होते थे जैसे कि जीवन की एक और अनमोल रात उसके हाथों से रेत की तरह फिसल गई और वो कुछ ना कर सकी, बस देखती रह गई। तुलसी के चेहरे के ये भाव तब समझ में नहीं आते थे रमाकांत को, पर आज वो बखूबी समझ रहे जब अभेद को बिल्कुल अपनी कहानी दोहराते हुए देख रहे हैं। अगले दिन सुबह से ही अभेद कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन की भांति व्यस्त रहे रमाकांत अपनी और तुलसी के दैनिक कार्य में। शाम को चाय के बाद अभेद ने समीता से कहा, पैकिंग कर लेना, कल निकलना है। समीता धीरे धीरे मिन्नतें कर रही थी अभेद से, प्लीज एक दिन के लिए ही सही माँ से मिलते हुए चलिए ना। कितनी बार वो कह चुकी है, यहाँ तक आए हैं तो। अभेद बीच में ही चिल्ला पड़ा, मुझे कितना जरूरी काम है, कुछ पता भी है तुम्हें? मायके जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा क्या? अभेद के चिल्लाने से आवाज रमाकांत के कानों तक पहुंची। तुलसी के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। कितना जाती हूँ मायके, बताइए जरा, कब ले जाते हैं आप मुझे? साल में एक बार, रक्षाबंधन में, वो भी मेरा भाई आकर ले जाता है मुझे। आप तो शायद तब भी ना भेजते मुझे, ना खुद अपनी बहन के घर जाते हैं, ना मुझे जाने देते हैं अपने मायके। समीता ने दबी जुबान में ही सही पलटकर जवाब दिया, तुम चाहती क्या हो? काम धाम छोड़कर तुम्हारे मायके जाकर बैठ जाऊं? घर कौन चलाएगा? तुम्हारा मायका? अभेद की आवाज में हर बार पहले से भी ज्यादा कर्कश होती जा रही थी। रमाकांत के लिए अब ये विवाद असहनीय हो रहा था। वो उठकर अभेद के कमरे तक गए। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने हल्के से दस्तक दी पर दरवाजा नहीं खुला। शायद किसी ने सुनी ही नहीं ये दस्तक। सुनते भी कैसे, जितना शोर उनके चीखने चिल्लाने से हो रहा था उससे कहीं ज्यादा कोलाहल उन दोनों के मन में चल रहा था। सो दस्तक सुनाई ना पड़ना लाजमी था। वो वापस लौट आए तुलसी के पास। दोनों की बहस अनवरत जारी थी। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बाहर आवाज जाएगी तो पापा जी परेशान हो जाएंगे। और ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ सोच भी लिया करे बोलने से पहले। क्या दुनिया में आप ही एक घर चलाते हैं और जो पत्नी अपने मायके जाती रहती है उनके घर उनका मायका संभालता है? कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। समीता ने फिर पलटवार किया पर बहुत धीमी आवाज में। क्यों धीमे बोलूं मैं? क्या गलत कह रहा हूँ? दिमाग तो तुमने खराब करके रखा है मेरा। हर समय तुम्हारा कुछ ना कुछ नाटक चलता रहता है। जब देखो कोई ना कोई बीमारी रहता है तुम्हारे घर। ऐसे क्यों बोल रहे हो? बीमारी अपने हाथ में होती है क्या? कोई जानबूझकर बीमार पड़ना चाहता है क्या? जब पापा बीमार पड़े थे तब भी आप नहीं जाने दिए। आखिर में उनसे नहीं मिल पाई अंत समय तक। उनके गुजर जाने के बाद ही पहुंची थी मैं वहां। अब क्या चाहते हैं? माँ भी गुजर जाए तब जाने देंगे आप मुझे? ये कहते हुए रोने लगी समीता। देखो, ये रोने धोने का नाटक देखने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे काम प्यारा है अपना। मैं घरेलू पचड़ों में पड़कर अपने काम के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। तुम्हें जाना हो जाओ, अकेले जाओ, अपने भाई के साथ जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। आक्रोश में बोले रमाकांत। लेना देना नहीं है? क्यों नहीं है लेना देना? मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी। आपने वचन दिए है मुझे साथ निभाने के। सिर्फ एक बार चलिए मेरे साथ ताकि मेरे पिताजी सुकून से मर सके। ये सोचकर कि उनकी बेटी खुश है अपने पति के साथ। तुलसी हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, मेरे पास खुद के मरने के लिए फुर्सत नहीं है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ चलूं ताकि तुम्हारे बाप चैन से मर सके। हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे, मेरी जरूरी मीटिंग है। ये कहते हुए रमाकांत जाने के लिए पलटे ही थे। अचानक तुलसी के शरीर में ऐंठन होने लगी। वो क्षण भर में धराशायी हो गई। तुलसी, जोर से चिल्ला पड़े रमाकांत और एक झटके में अतीत से वर्तमान में वापस आ गए। तुलसी बिस्तर पर असहाय सी पड़ी, बस उन्हें देखे जा रही थी। रमाकांत की आंखों में वो दृश्य चलचित्र की भांति तैर गया जब तुलसी के मुख से आखिरी बार शब्दों को प्रस्फुटित होते देखा था। हाथ जोड़कर अपने पिता से मिलने के लिए विनती कर रही थी वो, ताकि उसके पिता की आत्मा को सुकून मिल सके। पर रमाकांत की प्रतिक्रिया से तुलसी के मन को गहरा आघात लगा।
ये पीड़ा वो सहन नहीं कर पाई और पक्षाघात की शिकार हो गई। वो मनहूस दिन था और आज का दिन तुलसी के साथ साथ ये घर भी मौन हो गया है। भजनों की गूंज बंद हो गई यहाँ। संगीत का सुर, लय, ताल कहीं दूर जा बसा यहाँ से। चिड़ियों की खनक, पायल की छमछम कराहों में बदल गई। स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध अब काल्पनिक हो गई है। तुलसी ने ही परिवार को अब तक बनाकर जोड़कर रखा था। परिवार की रौनक भी तुलसी की भांति ही लाचार, असहाय हो गई है। घर की साज सज्जा धूल धूसरित हो गई। घर अब घर ना रहा, केवल एक वीरान मकान सा हो गया है। जब कभी बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी चहल पहल हो जाती है। इसके बाद फिर से वही मनुष्यत छा जाती है। इस बार जो कुछ भी हो रहा था उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं फिर एक तुलसी असहाय ना हो जाए हमेशा के लिए। अचानक से अभेद की तेज आवाज ने रमाकांत को विचारों के भंवर से बाहर घसीटा। रमाकांत ने कुछ बोलने के लिए, शायद अभेद को आवाज देने के लिए मुंह खोला ही था कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ने की आवाज आई। मार डालिए मुझे, यूं थप्पड़ खाकर अपमान सहने से अच्छा है मैं दुनिया से ही चली जाऊं, बिलखते हुए बोली सबिता। इस अप्रत्याशित घटना को, जिसकी कल्पना भी ना की थी रमाकांत ने, सह ना पाए और तेज से चिल्ला पड़े अभेद के ऊपर। मगर इस प्रयास में वो विफल हो गई। इससे पहले कि उनकी आवाज उनके गले से बाहर निकलती, छाती में एक दर्द की भयंकर लहर उठी और वो अपनी छाती पकड़कर वहीं जमीन पर तड़फने लगे। अपने पति की हालत देख तुलसी पीड़ा से तड़प उठी और न जाने कहां से शक्ति जुटाकर चिल्ला पड़ी। तुलसी की उंगलियों में हरकत होने लगी और वो उठने का प्रयास करने लगी। माँ की चीख सुन आश्चर्य चिकित्सा दौड़ा आया अभेद। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गया। रमाकांत दर्द से तड़फ रहे थे और तुलसी उठाने का असफल प्रयास कर रही थी। दौड़कर रमाकांत को उठाया अभेद ने। समिता से माँ को संभालने के लिए बोलकर रमाकांत को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। इमरजेंसी में एडमिट करवाया उन्हें। आईसीयू के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था वो अपने कृत्य पर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था उसे सांत्वना देने के लिए। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, पर अभी आईसीयू में ही रहेंगे। अभेद ने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? कल सुबह ही आप उनसे मिल सकेंगे, उससे पहले नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। हॉस्पिटल से ही अभेद ने अपनी बहन स्वाति को फोन किया। स्वाति ने फोन उठाया और बोली, क्या हुआ भैया, कैसे फोन किया? कैसे याद आई कि आपकी एक बहन भी हुआ करती है? क्या माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है? वो तो भाभी ही बता देती, आपने क्यों कष्ट उठाया? अब बस भी कर, ताने बाद में देना जी भर कर, पर अभी तुझे आना पड़ेगा यहाँ। पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है, जितनी जल्दी हो सके आजा। अभेद के सवरों में अपने पापा के लिए पीड़ा के साथ साथ बहन के लिए शर्मिंदगी भी झलक रही थी। भैया, ये समय तो नहीं है ये बात कहने का, फिर भी कहना मजबूरी है। क्या मेरे पति के पास फालतू वक्त है मुझे मायके पहुंचाने के लिए? क्या केवल आपके माँ बाप ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए? क्या भाभी के माँ बाप इंसान नहीं, या भाभी के दिल में भावनाएं नहीं? उनकी तो आपने कभी परवाह नहीं की। उनके माँ बाप भी तो ऐसे ही बीमार होते थे जैसे आपके हुए। कुछ अंतर है क्या दोनों की परिस्थिति में? कभी उनके मन की पीड़ा नहीं दिखी आपको? मैं तो अभी इसी क्षण पहुंच जाऊं वहां पर, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे ना तो आपके जैसा पति मिला है, ना ही पापा के जैसा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पति इंसान है, आप दोनों की तरह बेजान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ तो मुझे एक पक्का वादा चाहिए आपसे। स्वाति ने वर्षों की दबी हुई भड़ास एक साथ निकाली। बोल, क्या वादा चाहिए तुझे? मैं हर वादा निभाने को तैयार हूँ, बस तू आ जा यहाँ जल्दी से। अभेद किसी भी कीमत पर स्वाति को बुलाना चाहता था। शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मुझे आपसे वादा चाहिए कि अब आप रमाकांत से इंसान बनने की राह पकड़ ले। पापा तो माँ की बीमारी के साथ ही सुधरने लगे थे, लेकिन उनकी जगह धीरे धीरे आपने ले ली है। छोड़ दीजिए वो जगह। उस घर में किसी को भी रमाकांत जैसा व्यक्तित्व नहीं चाहिए, ना आपकी पत्नी को, ना बच्चों को, ना ही आपके माँ बाप को। जब किसी को चाहिए ही नहीं तो क्यों ओढ़कर बैठे हैं ये व्यक्तित्व? एक बात और, अब आप भाभी को पूरे मान सम्मान के साथ उनके मायके भेजेंगे। बोलिए, क्या कर सकते हैं आप? ये वादा मंजूर है मेरी ये शर्त?
स्वाति फोन पर अपने भाई के जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कहाँ खो गए आप भैया? लगता है आपसे ये वादा पूरा ना हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं फिर नहीं आ पाऊंगी मायके, अब फोन रखती हूँ। इतना कहना था स्वाति का कि अभेद बोल पड़ा, फोन मत रखना, इतना बड़ा निर्णय लेने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हाँ, मैं तैयार हूँ तेरा हर वादा निभाने के लिए। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है, जो तूने अभी कहा वो भी और जो नहीं कहा वो भी। इतना भी आसान नहीं है भैया वादे को निभाना, जितनी आसानी से आप बोल रहे हो। अच्छी तरह से सोच लिया ना, अगर आप कभी भी अपने वादे से मुकरे तो मैं जीवन भर मायके का मुंह नहीं देखूंगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? कदम नहीं पड़ेंगे मेरे आपके आंगन में। स्वाति ने बिना किसी लाग लपट के अपनी शर्तों को स्पष्ट किया। कभी पीछे नहीं हटूंगा मेरी बहन, माफ कर दे मुझे अपनी सभी गलतियों के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे स्वाति। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। कहते हुए आवाज भर्रा गई अभेद की और वो आगे कुछ ना बोल सका। बस भैया आप फोन रखो, मैं आती हूँ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं आपको। ये कहते हुए गला रुंध गया स्वाति का। कुछ ही घंटों बाद स्वाति अपने पति रवि के साथ हॉस्पिटल में थी। बहन को देखते ही अभेद फूट फूट कर रोने लगा। स्वाति भी खुद पर नियंत्रण ना रख पाई और अभेद के गले लगकर रो पड़ी। रवि ने अभेद को हिम्मत बंधाते हुए कहा, परेशान ना हो भाई, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रमाकांत की स्थिति काफी बेहतर थी। डॉक्टर ने एक एक करके पेशेंट से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन बहुत ही कम देर के लिए। पर पेशेंट से बात करने की मनाही थी। अपने पापा को इस हालत में देखकर स्वाति अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और रोते हुए बाहर आ गई। एक एक करके तीनों देख आए रमाकांत को। भैया आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, रात भर के जगे हुए हैं, स्वाति ने अभेद की हालत देखते हुए कहा। रात भर जागने और रोने के कारण अभेद की आंखें सूजी हुई थी और लाल हो गई थी। अभेद तुरंत बोल पड़ा, नहीं ऐसा करो, अब तुम दोनों घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। थके हुए तो तुम भी हो, माँ का ख्याल रखना और समिता को यहाँ भेज देना। मैं अभी नहीं जा पाऊंगा यहाँ से, अगर गया तो भी दिमाग यहीं लगा रहेगा। समिता यहाँ आ जाए फिर मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है भैया, भाभी यहाँ पहुँच जाए तो आप तुरंत घर आ जाना, स्वाति ने जोर देते हुए कहा। स्वाति जाने को हुई ही थी कि अभेद उससे पूछ बैठा, एक बात बता, अगर मैं तुझसे वादा ना करता तो क्या तू सचमुच मायका छोड़ देती? क्या पापा को देखने भी ना आती तू और माँ से मिले बिना कब तक रह पाती तू? क्या तेरा मन ना मानता, दिल नहीं कचोटता तेरा? बिल्कुल आती भैया, सिर्फ पापा को देखने, वो भी हॉस्पिटल में। घर ना जाती और माँ के लिए मेरा दिल बहुत कचोटता, पर अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रतीक्षा करती उस दिन का जब आप खुद से बदल जाते। तब तक आप में बदलाव नहीं आता, कदम ना रखती आपके आंगन में। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या करूं, कोई तो तरीका अपनाना ही था आपको आपकी ही कमियों से अवगत करवाने का। माँ से कभी ना हो सका जब उनके खुद के साथ अन्याय हो रहा था, और अब जब भाभी भी यही झेल रही थी तो मुझसे सहन नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि एक और तुलसी ने जन्म ले लिया है फिर से वही अन्याय सहने के लिए। भाभी तो शायद ही कभी लड़ पाती अपने लिए, इसलिए मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। पर भैया आप कभी भी भाभी को ये मत बताना कि आपने मुझसे वादा किया है इसलिए खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, बल्कि भाभी को यही लगना चाहिए कि आप में अपने आप ही बदलाव आ रहा है। स्वाति ने सब कुछ उगल दिया जो भी उसके मन में था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अभेद ने स्वाति के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा। मुझे पूरा यकीन है भैया, आप इसमें पूरी तरह कामयाब हो पाएंगे। मुस्कुराते हुए स्वाति बोली, अच्छा अब तू घर जा और समिता को भेज जल्दी। अभेद की आवाज में बहुत ही थकान थी। जी भैया भेजती हूँ, ये बोलकर स्वाति और रवि घर को निकल गए। इधर अभेद के हॉस्पिटल जाने के बाद से समिता बराबर तुलसी के पास ही बैठी रही। कभी तुलसी का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें सांत्वना देती तो कभी अपनी आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगती रमाकांत की कुशलता के लिए। एक पल को भी पलके ना झपकाई उसने। इस बीच तुलसी की उंगलियों में कई बार हरकत महसूस की समिता ने, लेकिन इस बात पर प्रतिक्रिया देने अथवा प्रसन्न होने की बजाय उसका सारा ध्यान हॉस्पिटल में ही लगा था।
न जाने कितनी बार फोन मिला चुकी थी अभेद को, पर उसका फोन बिजी आ रहा था। चिंता से समीता का बुरा हाल था। कोई भी खबर नहीं मिल पाई थी अब तक। फिर फोन मिलाया, पर अब लग ही नहीं रहा था फोन। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे अब। सुबह सुबह अचानक घंटी बजने से एकदम चौंक पड़ी समीता। किसी अनजानी आशंका से मन घबरा उठा उसका। वो दौड़ते हुए पहुंची दरवाजा खोलने। दरवाजा खोला तो सामने स्वाति और रवि को देखकर भावुक हो उठी और स्वाति के गले लगकर रोने लगी। स्वाति ने अपनी भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी परेशान मत होइए, अब पहले से बेहतर स्थिति है पापा की। समीता सिसकते हुए बोली, आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे हो क्या? खबर कैसे मिली? हाँ भाभी, हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, भैया ने खबर की थी, रात में ही पहुंच गए थे हम वहाँ। स्वाति ने कहा, भैया ने? वो तो तुझे कभी? आश्चर्यचकित होकर बोली समीता, मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, ना ही मेरा फोन उठाया। कितनी बार फोन किया मैंने उनको, कितनी हालत खराब हो गई थी मेरी। कुछ अंदाजा भी है उन्हें? समीता ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, भाभी नाराज मत हो, भैया ने मुझे खबर की, उसके बाद उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और जब मैं वहां पहुंची तो फिर पापा को लेकर भैया बहुत ही ज्यादा परेशान थे, रो भी रहे थे। इसी परेशानी में ही उन्हें याद नहीं रहा, वरना मेरे ही फोन से खबर कर देते आपको। स्वाति ने सारी स्थिति को स्पष्ट किया। भाभी जी आज घर के अंदर नहीं आने देंगी क्या हमें? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए नंदोई जी, बिल्कुल आने देंगे। चल श्रुति, अब अंदर चल के बात करते हैं। समीता ने झेपते हुए कहा, उ उ उ। एकदम घुटी सी कहराती सी आवाज सुन दौड़ पड़ी समीता अंदर की ओर। साथ ही श्रुति और रवि भी दौड़े। समीता तेजी से तुलसी के पास पहुंची और उसके मनोभावों को समझने की कोशिश करने लगी। सहसा उसे ध्यान आया, इस समय उनकी नित्य क्रिया कराते थे पापा जी। श्रुति और रवि हैरानी से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि जब से तुलसी लकवाग्रस्त हुई तब से आज तक एक शब्द भी ना बोल पाई थी वो। आज कानों में तुलसी की आवाज पड़ने पर दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाभी ये माँ की आवाज थी क्या? अभी आपको माँ ने बुलाया क्या? श्रुति ने अविश्वास भरे शब्दों से पूछा समीता से। हाँ श्रुति, माँ की ही आवाज थी। समीता ने इस बात की पुष्टि की। आपने फोन पर बात करते समय कभी नहीं बताया मुझे कि माँ की आवाज वापस आ गई, श्रुति ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। कल ही तो हुआ ये चमत्कार, जब पापा जी को अटैक पड़ा था तब माँ पहली बार आवाज निकाल पाई थी। जाने कहाँ से शक्ति जुटाकर चीख कर बुलाया था उन्होंने अभेद को, और दोबारा अब बोली है। रात को बोलने वाली बात तो दिमाग से ही निकल गई थी, क्योंकि सारा दिमाग तो पापा जी की चिंता में ही लगा हुआ था। और हाँ, एक खुशी की बात और भी है, माँ की उंगलियों में हरकत भी होने लगी है। समीता ने पूरी बात बताई। क्या कह रही हो भाभी, क्या ये सच है? श्रुति को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था समीता की बातों पर। बिल्कुल सच, समीता ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी। सुन श्रुति, बातें बाद में करेंगे, चल पहले माँ के नित्य क्रिया करवाने में मेरा हाथ बटा और नंदोई जी से बोल वो तब तक फ्रेश हो ले। समीता जल्दी जल्दी अपनी सासू माँ का दैनिक कार्यक्रम निपटाने में जुट गई। भाभी की मदद करने के बाद श्रुति भी फ्रेश होने चली गई। इन सब बातों में श्रुति समीता को बताना ही भूल गई कि भाभी को हॉस्पिटल भी जाना है। अचानक से याद आने पर वो समीता से बोली, भाभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जब आप वहां जाएंगी तब भैया घर आकर रेस्ट करेंगे। ये सुनकर समीता असमंजस में पड़ गई और बोली, श्रुति अगर मैं यहाँ से गई तो रसोई कौन संभालेगा? भाभी किचन मैं संभाल लूंगी, आप निश्चित होकर जाओ। श्रुति ने समीता को भरोसा दिलाया, पर माँ की देखभाल अभी तो उनकी स्पेंजिंग करनी है, उनका खाना पीना, फिजियोथेरेपी सभी कुछ तो बाकी है, और तू अकेले नहीं कर पाएगी ये सब। मैंने पापा जी को ये सब करते हुए देखा है तो मुझे पता है कि कैसे मैनेज करना है सब। ऐसा कर तू ही चली जा हॉस्पिटल। समीता ने अपनी मजबूरी बताई। अरे भाई, मैं क्या यहाँ मेहमान नवाजी करने आया हूँ? हॉस्पिटल में जाता हूँ, आप दोनों मिलकर घर संभालो, बस मुझे फटाफट नाश्ता करवा दो, मैं फिर निकलूं। रवि ने हंसते हुए बोला, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नंदोई जी। रवि की बात सुनकर समीता ने राहत की सांस ली। श्रुति रसोई में जाकर फटाफट नाश्ता बनाने लगी। श्रुति फटाफट नाश्ता तैयार कर रवि और बच्चों को खिलाती है।
समीता तुलसी के लिए जूस निकालकर हल्का गुनगुना कर ले जाती है। चम्मच से धीरे धीरे तुलसी को जूस पिलाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार से खिला पिला रही हो। अचानक से अपनी माँ की याद आते ही उसकी आंखें भर आती है। अपने आंचल से अपनी आंख के कोरों को पोंछ ही रही होती है कि श्रुति आ जाती है कमरे में और देखते ही बोल पड़ती है, अरे भाभी, आप रो क्यों रही है? अचानक से क्या हुआ? अरे कुछ भी तो नहीं, वो रात में सोई नहीं ना, इसलिए पानी आ रहा है आंखों से। समीता ने झूठ बोलने का असफल प्रयास किया। भाभी, मैं अब बच्ची नहीं रही, ससुराल वाली हो गई हूँ। मुझे बहलाओ मत, माँ को याद करके रो रहे हो ना? भाभी के मन की बात पढ़ ली श्रुति ने। समीता कुछ भी जवाब न दे सकी। भाभी के कंधे पर हाथ रखकर भरोसा दिलाया श्रुति ने, सब ठीक हो जाएगा भाभी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। नंदोई जी का नाश्ता हो गया? बात बदलते हुए समीता बोली, हाँ भाभी, हो गया नाश्ता, वो तो हॉस्पिटल जाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं, जवाब दिया श्रुति ने। एक काम कर श्रुति, थोड़ा नाश्ता पैक करके अपने भैया के लिए भेज दे। पता नहीं सुबह से चाय भी नसीब हुई है कि नहीं, भूखे होंगे, घर आने से पता नहीं कितनी देर हो जाए, कल रात को भी कुछ नहीं खाया। एक सांस में ही सब कुछ बोल गई समीता। भाभी की बात सुन मुस्कुरा उठी श्रुति, ठीक है भाभी, पैक करती हूँ अभी। तुलसी को थोड़ी सी खिचड़ी खिलाने के बाद समीता और श्रुति दोनों ने नाश्ता किया। फिर श्रुति दोपहर के खाने की व्यवस्था में लग गई और समीता तुलसी की स्पॉन्जिंग में समीता बड़े ही प्यार से और सावधानी बरतते हुए सारे काम कर रही थी। कपड़े बदलने के बाद बड़ी ही कोमलता से तुलसी का मुंह पोंछकर क्रीम लगाया, बालों को धीरे धीरे सुलझाकर चोटी बना दी, सिंदूर बिंदी लगाई। समीता मगन हो सब किए जा रही थी और श्रुति दरवाजे के पास खड़ी खड़ी निहारे जा रही थी अपनी भाभी को। अचानक समीता की नजर श्रुति पर पड़ी तो वो हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही है? देख नहीं रही भाभी, बस सीख रही हूँ आपसे। श्रुति भावुक हो बोली, सीख रही, वो भी मुझसे? पर क्या? समीता ने हैरत भरी नजरों से देखा श्रुति को। देख रही हूँ कितना प्यार और देखभाल दे रही हैं आप अपनी सास को, जैसे खुद की माँ हो। कैसे आत्मसात कर लिया अपने सभी रिश्तों को। बस एक ही कमी है आप में। श्रुति के एक एक शब्द भाव से भरे हुए थे। और वो कमी क्या है, मुझे भी तो पता चले, समीता ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कमी ये है कि आप सब कुछ चुपचाप सह लेती है, गलत बात का विरोध नहीं करती है। श्रुति के शब्दों में थोड़ी नाराजगी थी। क्या करूं, बोल पाती थी। तब माँ ने अपने उपदेशों के साथ यह कहकर मायके से विदा किया था कि बेटा, घर चलाने के लिए पति पत्नी में से एक को शांत होना जरूरी है। परिवार की खुशी के लिए अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रखना, मन को शांत रखना और अपने गुस्से और तकलीफों को अपने अंदर सोखने की कोशिश करना। ये बात मैंने गांठ बांध ली थी, अब यही मेरी आदत बन गई है। अब हिम्मत नहीं होती पलटकर जवाब देने की। समीता ने अपना दर्द बयां किया। भाभी, दर्द उतना ही सहना चाहिए जितना बर्दाश्त कर सको। दर्द को जख्म और जख्म को नासुर मत बनाओ। खुद को इंसान ही समझो। अत्याचार सहते रहने वाला जानवर ना बनाओ, न ही अपने पति को इंसानों पर जुल्म करने वाला दरिंदा बनने दो। ये कहते हुए थोड़ा आक्रोशित हो उठी श्रुति, कभी कभी इंसान मजबूर होता है चुप रहना और सब सहने के लिए, मगर मैंने मुंह खोला तो घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा और बच्चों के भविष्य का क्या होगा। कहीं तेरे भैया ने मुझे घर से जाने को कह दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? मायके जाकर किसी को परेशान नहीं कर सकती मैं, इसलिए सब सहने के लिए तैयार हूँ। समीता की बातों में बड़ी व्यवस्था झलक रही। उनकी ये मजाल, जरा कहकर तो देखे। कम से कम ये अन्याय तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी आप पर। मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाभी, इतना भरोसा तो आप कर ही सकती हैं मुझ पर, श्रुति ने डंके की चोट पर कहा। और मुझे अपनी ननंद रानी में यही बात सबसे अच्छी लगती है, एकदम बिंदास है, सब खुलकर बोल देती है, फिर चाहे जो भी हो जाए। समीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप भी सीखिए कुछ अपनी ननंद से। श्रुति की बात पर ननंद भाभी हंस पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचकर रवि ने सबसे पहले अभेद को नाश्ता करने को कहा। अभेद ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद रवि को सब समझा दिया कि वहाँ सब कैसे मैनेज करना है। डॉक्टर राउंड पर थे। उन्होंने रमाकांत की रिपोर्ट्स चेक की और बोर्ड में शिफ्ट करने को बोला।
रमाकांत पहले से काफी बेहतर स्थिति में थे, होश में आ गए थे, बीपी प्लस सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें बोर्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब कुछ व्यवस्थित कर अभेद घर आ गया। बहुत ही थका हुआ था वो। उसे देखते ही समीता परेशान हो गई और बोली, कितने थके हुए लग रहे हैं आप, जल्दी से फ्रेश होकर आराम कर लो। आराम? अजीब सी नजरों से समीता को देखते हुए अभेद बोला, जिसका बाप हॉस्पिटल में पड़ा हो वो 1 मिनट चैन से घर में बैठ भी नहीं सकता और तुम कह रही हो आराम कर लो। अभेद की ऐसी प्रतिक्रिया पर समीता का चेहरा उतर सा गया, आंखों में पानी आ गया। शायद ये सोचकर कि कुछ भी कर दो परिवार के लिए, हमेशा परायपन की चुभन का ये एहसास मिलेगा बदले में, या फिर ये सोचकर कि काश मेरे लिए भी ऐसा ही सोचते जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और अंतिम क्षणों में मुझे याद कर रहे थे। श्रुति तुरंत बोल पड़ी, ये कैसे बात कर रहे हो आप भाई? भाभी तो बस आपके अच्छे के लिए ही कह रही है। जब आप ठीक रहोगे तो ही तो पापा की देखभाल कर पाओगे ना। अगर आप ही बीमार पड़ गए तो पापा की केयर कौन करेगा? हर बात को गलत नजरिए से लेना जरूरी तो नहीं, किसी की भावनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी लेना सीखिए। माफ करना, मैं पापा को लेकर ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए ऐसा बोल गया, अभेद ने थोड़ा नरम शब्दों में कहा। स्मिता स्तब्ध सी देखती रह गई अभेद को। अभेद से इस नरमी की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी ना थी। नहा धोकर खाना खाकर अभेद जल्दी जल्दी तैयार होने लगा हॉस्पिटल जाने के लिए। समिता ने फिर हिम्मत कर कहा, प्लीज थोड़ा आराम कर लो, 1-2 घंटे बाद चले जाना, अभी तो वहाँ नंदोई जी है ही। अभेद ने घूर कर देखा स्मिता को, फिर पता नहीं क्या सोचकर नॉर्मल हो गया और बोला, रवि को भी तो लंच करना होगा और जब मैं जाऊंगा वहाँ तभी तो वो घर आ पाएंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि रवि का फोन आ गया श्रुति के पास। श्रुति, मैंने लंच यहीं कर लिया है, भैया को अभी आने मत देना, जब वो 2-4 घंटे आराम कर ले तभी वापस आई यहाँ। श्रुति ने आकर तुरंत अभेद को बताया, भैया अब आप थोड़ा चैन से सो जाइए, रवि ने लंच वहीं कर लिया है, अब वो शाम को ही घर वापस आएंगे, आप बिल्कुल निश्चित हो जाए, रवि वहाँ सब मैनेज कर लेंगे। अभेद को ना चाहते हुए भी वहाँ रुकना पड़ा और समीता के बुझे हुए चेहरे पर रौनक आ गई। अभेद जाकर अपने कमरे में सो गया। शुरू में चिंता के कारण करवटें बदलता रहा, फिर कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। बेसुध सोता रहा वो। समीता ने भी उसे जगाने का प्रयास नहीं किया। शाम को अचानक फोन की घंटी बजने पर वो हड़बड़ाकर उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाकर रमाकांत को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वो कुछ सचेत हुआ तो फोन उठाया। हाँ नीतीश, बोलो, क्या हुआ? कहाँ है यार? आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, आज तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। उधर से नीतीश की आवाज आई। क्या बताऊँ यार, पापा को हार्ट अटैक आ गया, मैं कैसे आ सकता था, फोन करने का भी होश नहीं रहा मुझे। प्लीज एक काम करना, मेरी तरफ से 2-3 दिन की लीव एप्लीकेशन सबमिट कर देना ऑफिस में। अभेद ने रिक्वेस्ट की। जरूर कर दूंगा, तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, निश्चित होकर अंकल की देखभाल कर, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। और हाँ, कोई भी जरूरत हो निसंकोच मुझे याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। नीतीश ने अभेद को आश्वस्त किया। शुक्रिया यार, तूने मेरी चिंता खत्म कर दी। अच्छा, फोन रखता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए निकलना है, कहकर अभेद ने फोन रख दिया। अभेद उठकर हाथ मुंह धोने लगा। तब तक स्मिता ने चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। कुछ घंटे सो लेने के बाद अभेद काफी रिलैक्स फील कर रहा था। चाय पीकर वो तुरंत तैयार होने लगा। श्रुति, जल्दी से चाय नाश्ता नंदोई जी के लिए पैक कर देना, ये हॉस्पिटल जाएंगे, समिता ने कहा। अरे भाभी, वो चाय वहीं कैंटीन में पी लेंगे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, श्रुति लापरवाही से बोली। कैंटीन की चाय पिएंगे नंदोई जी, पता नहीं कैसी चाय होगी वहाँ की, मुंह बनाते हुए समिता बोली। भाभी, अब तक न जाने कितनी बार पी चुके होंगे वहाँ की चाय, हंसते हुए बोली श्रुति। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, समिता मुस्कुरा पड़ी। अभेद हॉस्पिटल पहुंच गया। थोड़ा झेंपते हुए रवि से बोला, कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो गया था, समय का होश ही नहीं रहा, काफी कष्ट दिया आपको। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं कोई पराया तो नहीं, इतनी सेवा का मेरा भी हक बनता है ना, आप जितना ना सही पर इस घर का मैं भी तो बेटा ही लगूंगा, हंसते हुए कहा रवि ने। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं दामाद जी,
अपनी झेंप मिटाते हुए बोला अभेद। डॉक्टर राउंड पर आए तो अभेद ने पूछा उनसे, सर अभी कैसी कंडीशन है पापा की? पहले से काफ़ी बेहतर है। आज रात और रहेंगे ऑब्जर्वेशन में। कल तक अगर कंडीशन इसी तरह नॉर्मल रहती है तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुनकर अभेद के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। मन ही मन उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। पूरा दिन रमाकांत की स्थिति लगभग सामान्य ही बनी रही। शाम को डॉक्टर राउंड पर आए तो सारी रिपोर्ट देखकर डिस्चार्ज की अनुमति दे दी। अगले दिन रमाकांत को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचने पर रमाकांत को देख तुलसी की आंखों में आंसू झरने लगे, मानो शिकायत कर रही हो कि कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। तुलसी के बगल ही रमाकांत का बिस्तर लगा दिया गया। बिस्तर पर आकर रमाकांत तुलसी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि बरसों के बिछड़े हो। तुलसी की आंखों से गिरते आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए बोले, रो मत, मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। इस दुनिया से तुम्हारे साथ ही जाऊंगा मैं। तुम्हारी इस हालत की वजह मैं हूँ तो सेवा भी मैं ही करूँगा ना। तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, किसी कीमत पर नहीं। ये कहते हुए रमाकांत ने तुलसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अचानक उन्हें अपने हाथों में कुछ स्पंदन सा महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान दिया तो तुलसी की उंगलियों में हरकत सी महसूस हुई। रमाकांत अचंभित हो एकदम उछल पड़े और समीता की ओर देखकर बोले, बहू देख, तुलसी की उंगलियों में हरकत हो रही है। हाँ पापा जी, कई बार हो चुकी है। और माँ तो अभी समीता आगे बोलने ही वाली थी कि श्रुति ने इशारे से उसे चुप करा दिया। रमाकांत के आश्चर्य की सीमा ना रही। भाव विवल हो तुलसी के सिर पर हाथ फेरने लगे। भावातिरेक में रमाकांत की आंखों से आंसू बहने लगे। रमाकांत की आंखों से बहते आंसुओं को देख तड़प उठी तुलसी। अनायास ही उसके मुंह से कुछ शब्द प्रफुटित हुए, आ प न आ। बस इतना ही बोल पाई तुलसी। आगे बोलने का प्रयास असफल रहा। रमाकांत हतप्रभ हो देखने लगे तुलसी को। कुछ क्षण यूं ही देखते रहे और फिर बोल पड़े, तुम्हारी आवाज वापस आ गई तुलसी। आ। तुलसी ने पूरी कोशिश कर जवाब दिया रमाकांत की बात का। रमाकांत की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने प्रसन्नता से माथा चूम लिया। खुशी के मारे कितना कुछ बोले जा रहे थे तुलसी से। अब मैं तुम्हारी खूब अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। खूब देर तक एक्सरसाइज करवाऊंगा तो तुम उठकर चलने लगोगी। अभेद आज ही डॉक्टर को संपर्क करो, वो ही बताएंगे कि अब हमें क्या क्या करना है। कहते कहते रमाकांत थोड़ा हंफने लगे। अभेद ने रमाकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा जी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने के लिए मना किया है ना डॉक्टर ने। अब आप आराम से लेट जाओ, शाम को डॉक्टर से बात कर लेंगे। पहले आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ, फिर हम सब मिलकर माँ की सेवा करेंगे। अभी आप अपने मन को शांत रखो। रमाकांत बिस्तर पर लेट गए। हाथ जोड़कर प्रभु को बार बार धन्यवाद किया। घर में खुशी का माहौल छा गया। सबके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी और मन में आस बंध गई कि अब जल्द से ही तुलसी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। अभेद के कहने पर रमाकांत लेट तो गए, पर उन्हें चैन जरा भी नहीं मिल रहा था। बार बार घूम फिरकर उनकी निगाह तुलसी के चेहरे पर टिके जा रही थी। उनकी इच्छा तो यही हो रही थी कि वो अभी इसी वक्त स्वस्थ हो जाए और अपना सब कुछ तुलसी की सेवा में न्यौछावर कर दे, पर डॉक्टर की सख्त हिदायतों ने बांध रखा था। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद कर ली रमाकांत ने और एकदम शांतिचित हो बिस्तर पर पड़े थे। शरीर में कोई हलचल नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई पड़ रहे थे, पर अंतर मन में विचारों का घमासान चल रहा था। मन ही मन सोच रहा था वो, क्या मुझे हार्ट अटैक इसलिए आया कि मैंने तुलसी के साथ बहुत अन्याय किया था? क्या मेरे बुरे कर्मों की सजा थी? नहीं नहीं, ये मेरे बुरे कर्मों की सजा नहीं, ये तो मेरी सेवा का फल है जो मैंने तुलसी के लिए किया है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। क्या होता जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस ही ना आ पाता? सोचकर ही रूह कांप जाती है। क्या बीतती तुलसी पर? क्या वो एक पल भी जीवित रहती मेरे बिना? क्या वो मुझे माफ कर पाती कभी, इस बात के लिए कि मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया? एक तो पहले ही बरी नहीं हो पाया था मैं अपने पिछले गुनाहों से, उस पर एक गुनाह और कर जाता, उसे विधवा बनाकर छोड़ जाने की। जीते जी मर जाती वो, कभी नहीं माफ करती मुझे, अगले कई जन्मों तक नहीं। रमाकांत ने एक लंबी सांस भरी और मन ही मन फिर सोचा, ये हार्ट अटैक तो
मेरे लिए वरदान साबित हुआ है, जिसकी वजह से तुलसी की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार आया है। ये तो एक सुअवसर दिया है विधाता ने मुझे कि मैं अपनी तुलसी को फिर से पहले जैसा पा सकूं, उससे अपने किए की माफ़ी मांग सकूं और उसके साथ कुछ खुशी के पल गुजार सकूं। ये सोचते हुए उनके चेहरे पर निश्चिंता के भाव स्पष्ट हो गए, होठों पर एक मुस्कान तैर गई। अगले ही दिन रमाकांत ने अभेद को फिर स्मरण करवाया कि तुलसी के संबंध में डॉक्टर से बात कर ले। अभेद ने डॉक्टर को फोन मिलाया और उन्हें तुलसी की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। अभेद के विशेष आग्रह पर होम विजिट के लिए सहमत हो गए। शाम को डॉक्टर ने तुलसी का चेकअप किया तो मुस्कुराते हुए बोले, पेशेंट की विल पावर बहुत स्ट्रोंग है, आश्चर्यजनक इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी मेडिसिन चेंज करनी होगी और एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। डॉक्टर के मुंह से निकला हर शब्द रमाकांत के कानों में अमृत घोल रहा था। सभी के चेहरे खिल उठे। तुलसी के चेहरे पर भी एक लंबे अरसे बाद सुकून के भाव दिखाई दे रहे थे। बेटे बहू और बेटी दामाद सभी मिलकर रमाकांत और तुलसी की सेवा में जुटे पड़े थे। अगले 2 दिनों में रमाकांत के स्वास्थ्य में इतना सुधार हो गया था कि अब वो अपना काम खुद कर पा रहे थे, किसी की मदद लिए बिना ही। रमाकांत अब अपना ध्यान खुद से रखने लगे हैं, पर घर के सभी सदस्यों की यही कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। समिता और श्रुति दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाया। समिता सबसे पहले तुलसी को खिलाने के लिए खिचड़ी ले आई और बड़े ही प्यार से उसे खिलाने लगी। रमाकांत पास ही बैठकर देख रहे थे। कुछ देर वो शांति से देखते रहे, पर ज्यादा देर चुप ना बैठ सके और बोले, ला बहू मुझे दे, मैं खिला दूं। पापा जी कुछ दिन और आराम कर लीजिए, फिर तो आप ही करेंगे ये सब। मुस्कुराते हुए समिता ने कहा, बहुत आराम हो गई, अब खाली बैठा नहीं जा रहा मुझसे। बस जल्दी से जल्दी तुम्हारी सास को उनके पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता हूँ। बड़ी अधीरता थी रमाकांत के शब्दों में। हाँ पापा जी, हम सब भी तो यही चाहते हैं और ईश्वर की कृपा रही तो वो दिन भी जल्दी ही आएगा। समिता की उम्मीद भरे शब्दों से रमाकांत का चेहरा खिल उठा। आज पैकिंग कर लेना, कल जाना है हमें। अचानक अभेद के शब्द कान में पड़ते ही चौंक उठी समिता। जाना है? ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? अभी तो पापा जी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाए हैं और माँ की देखभाल कौन करेगा? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो आप। आपको जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। समिता के जवाब में एक जिम्मेदार बहू स्पष्ट नजर आ रही थी। तो क्या मैं अकेला जाऊंगा? क्या जवाब दूंगा माँ को कि उनकी बेटी क्यों नहीं आई मेरे साथ? अभेद ने फिर सवाल किया। क्या कहा आपने माँ? अभेद के ये शब्द कानों में पड़ते ही इतनी तेजी से पलटी समिता की खिचड़ी की कटोरी उसके हाथ से छूट गई। वो स्तब्ध हो अभेद को देखने लगी। आंखें डबडबा आई उसकी। हाँ, क्या कहूँगा माँ से कि आपकी बेटी मायके नहीं आना चाहती, आपसे मिलना नहीं चाहती। अभेद ने फिर से दोहराया अपनी बात को। समिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो। अपने आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, पर सफल ना हो पाई। श्रुति उसके पास आकर उसके छलछलाए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, भाभी बिल्कुल सही सुना आपने। भैया आपको मायके लेकर जाना चाहते हैं, पर माँ को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं मैं? समिता बड़ी ही धर्म संकट में थी। अरे भाभी, माँ की चिंता मुझ पर छोड़, आप निश्चित हो अपने मायके जाइए। थोड़े दिन आप अपनी माँ के साथ बिताइए और मैं अपनी माँ के साथ। श्रुति ने समिता को पूरी तरह भरोसा दिलाते हुए कहा। पर तुम अकेले कैसे संभालोगी ये सब? समिता अभी भी चिंतित थी। मैं कब काम आऊंगा भाभी जी? अपनी श्रीमती जी को यूं अकेले परेशान होने दूंगा क्या? ऐसी जरूरत कर सकता हूँ क्या मैं? बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा रवि ने। रवि की बात पर सब हंस पड़े और एक शख्स था जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, तुलसी। पर ये आंसू खुशी के थे। समिता, मैं सबके सामने अपने आज तक के गलत व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्या माफ कर पाओगी मुझे? अभेद के स्वर आत्मग्लानि में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। समिता का गला रुंध गया, कुछ बोल ना सकी वो। अभेद ने फिर से अपना वाक्य दोहराया, क्या मुझे कभी माफ नहीं करोगी? मुझे शर्मिंदा मत करिए यूं माफी मांगकर। आप मेरे पति हैं, आपका हक है नाराज होने का। समिता ने जैसे ही ये कहा, श्रुति तुरंत बोल पड़ी, नहीं भाभी, हक तो दोनों का बराबर का है।
या तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करे, परवाह करे, या फिर अपमान सहने का जिगर दोनों के पास होना चाहिए। किसी एक पर ज्यादती होती रहे यह अन्याय कहलाता है, और ये अन्याय मैं रोज सहता हूँ। रवि ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में माहौल को हल्का करते हुए कहा। रवि की बात पर सब हंस पड़े। अभेद कुछ सवर गुंजायमान हुए। सभी चौंक कर तुलसी की ओर देखने लगे। एक बार फिर कुछ सवर प्रफुटित हुए तुलसी की जीवा से। समीता ने तुलसी का हाथ अपने हाथ में लिया। अभेद भी तुलसी के पास आकर बैठ गया। थोड़े प्रयास के फलस्वरूप तुलसी अपना एक हाथ अभेद की ओर सरकाया। अभेद ने माँ का हाथ अपने हाथ में रख दिया। थोड़ी और कोशिश की तुलसी ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाने की। एक हाथ में समीता का हाथ था और दूसरे हाथ में अभेद का। प्रयास सफल रहा। तुलसी अपने एक हाथ पर दूजा हाथ रख दिया। आंखों से अविरल धारा बह रही थी। रमाकांत ने भी अपना प्यार भरा हाथ अपने बहू बेटे के सिर पर फेरा। मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ। अब रमाकांत की आवाज सुन सभी हतप्रभ थे। तुलसी, तुम्हारी इस हालत का दोषी मैं ही हूँ। अभेद के व्यवहार का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस घर के नकारात्मक वातावरण का जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक तरह से परिवार के हर सदस्य का गुनहगार मैं ही हूँ। आज मैं केवल तुलसी से ही नहीं बल्कि सभी से अपने किए की क्षमा चाहता हूँ। सभी को संबोधित करते हुए कहा। रमाकांत ने साथ ही अपने हाथ भी जोड़ लिए। सब हैरत से देख रहे थे उन्हें। एकदम मूक बधिर की शांति, एक सन्नाटा सा पसर गया। तुलसी की आवाज ने सबका मौन भंग किया। सबने देखा तुलसी ने ना के संकेत में अपनी गर्दन हिला रही थी, और शायद ये प्रारंभ था खुशियों का, सुख का। माहौल गंभीर था पर सबके चेहरे पर खुशी थी, संतुष्टि थी, निश्चिंता थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।